नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग 50 GK GS के प्रश्नों को लगाएंगे जो EPSS पैट 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के लिए आपके लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आपको बताना कमेंट में कि इसका क्या सही जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हो सकता है वो ना आए तो दूसरा आ जाए। तो देखिए, बोध गया, यहाँ निरंजना पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यदि आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई या वृक्ष पूछ ले, तो आपको इससे संबंधित आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 सहयोगियों को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब कुशीनगर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात निधन हुआ था। और लुम्बिनी क्या है? यह वर्तमान नेपाल में स्थित है, जहाँ 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस तरह से अपने चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आपका जवाब होगा तृतीय मंडल में। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रथम मंडल में देखते क्या है। यह ऋग्वेद का सबसे बाद में जोड़े गए मंडलों में से एक है। तृतीय मंडल, इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। यदि आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है तो उसकी रचना किसने की, आपका जवाब होगा महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इसी मंडल में सूर्य देवता सप्ताह को समर्पित गायत्री मंत्र इसी में है। नवा मंडल देखते हैं, पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल यदि पूछे, पुरुष सूक्त है, जिसमें पहली बार समाज के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। यदि आपसे पूछ ले समाज में 4 वर्णों का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तब आप कहेंगे 10वें मंडल में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहद्रथ। कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। तो देखते हैं इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त ने। अशोक के बारे में देख लेते हैं। मौर्य वंश के सबसे महान शासक, जिन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। बृहद्रथ के बारे में देख लेते हैं। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 185 ईसा पूर्व में इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी थी। जो भी ऑप्शन है इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए जो एक्सप्लेनेशन है इसे भी आप अच्छे से देखें। अब बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता, जिन्हें अमितघात भी कहा जाता है, किसे? बिंदुसार के लिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कविराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंशीय शासक कौन था? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो देखते हैं अब इसमें श्रीगुप्त के बारे में देखते हैं। पहले श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। यदि आपसे पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तब आप कहेंगे श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त को देखते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बीड़ा बजाने के शौकीन होने के कारण कविराज कहा गया। यदि आपसे पूछ लें कविराज क्यों कहा गया, तब आप कहेंगे
बीड़ा बजाने के कारण इन्हें कविराज कहा गया, क्योंकि ये बीड़ा बजाने के बहुत ही बड़े शौकीन थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। दरबार में प्रसिद्ध नवरत्न निवास करते थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। स्कंदगुप्त के बारे में, इन्होंने भारत पर होने वाले हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक निष्फल किया था, अर्थात उनका आक्रमण सक्सेस नहीं हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना हुई। 1336 में क्या हुआ था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1526 के बारे में देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1565 के बारे में देखते हैं। कालीकोटा, जिसे राक्षसी टांगड़ी भी कहते हैं, युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। यदि आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था, तो अब आप कहेंगे तालीकोटा के युद्ध में। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि दीवान ए अमीर कोई कृषि विभाग की स्थापना किस सल्तनत कालीन शासक ने की थी? तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो बलबन के बारे में देखते हैं। इस बलबन ने क्या किया था? सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज बनाया और सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की थी। किसने? बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की और स्थानीय सेना एवं दाग तथा होलिया प्रथा शुरू की। किसने? खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने कृषि सुधारों के लिए पृथक अलग से दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक, इसने दासों के लिए दीवान ए बंदगी और दान विभाग दीवान ए खैरात बनाया था। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो आपका जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कृष्णदेव के बारे में देखते हैं। विजयनगर के महान शासक जिनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य में शासन प्रशासन में सहायता हेतु 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान थी। अकबर, मुगल सम्राट अकबर के प्रशासनिक सलाहकार मंडल में नवरत्न थे। टीपू सुल्तान, मैसूर के शासक जिन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है? तो आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन से। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और लाइक तभी करें जब आपको क्लास अच्छी लगे। तो लॉर्ड लिटिन के बारे में देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू करके भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। यदि आपसे पूछे कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये लगाया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। 1883 में लाए गए एल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई का अधिकार देना था। डफरिन के बारे में देखते हैं। इसके कार्यकाल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कर्जन के बारे में देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ये सभी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं विद ऑप्शन के साथ,
और इन्हीं में से आपके लिए यूपी पैट 2026 का जो एग्ज़ाम होगा, आपको सभी क्वेश्चन आपको इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं क्लासों से। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। वर्ष 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? तो सुनिए, देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल, इन दोनों के बीच हुआ था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल का एकीकरण हुआ तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी ऐतिहासिक समझौता हुआ था। और गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना है? की रचना किसने की थी? तब आपका जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी इसकी। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप एक्सप्लेनेशन को अच्छी से और ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है जो कि आपके पैट के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? आत्मीय सभा और ब्रह्मा समाज के संस्थापक, और इन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका लिखी थी। दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश और वेदों की ओर लौटो, इनकी क्या है? रचनाएं हैं। विवेकानंद के बारे में देखते हैं। इन्होंने क्या किया था? राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और कहाँ की थी? 1893 में शिकागो में भाषण दिया था। ज्योतिबा फूले के बारे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने, और गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल और सोन सिंह भकना ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी बेलगांव अधिवेशन 1924 में की थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत और चीन के बीच रेखा के बारे में पूछा गया है, तो इसका आपका क्या होगा? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। चलिए विशेष लग रहा है, इसलिए इसे देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्या? रेड क्लिप किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। अब आ जाइए मैकमोहन के बीच में। 1914 में शिमला समझौता के तहत निर्धारित भारत और चीन की सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। कब? 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। डूरंड को देख लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य यह स्थित है। 49वीं समांतर रेखा देखते हैं, ये अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? ये एक ही नदी है, माही नदी काटती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? किसकी? भारत की। तो ये हो जाएगी बुलर झील। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सुएज नहर किन 2 प्रमुख जल निकायों को आपस में जोड़ती है? कमेंट करके आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 17 का जवाब आपके लिए कमेंट में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा में मुख्यतः किस प्रकार के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? कहाँ? सुंदरबन डेल्टा में। तब आपका सही जवाब हो जाएगा सुंदरी या मैग्रोव। मैग्रोव बोलते हैं इनके लिए। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए अहमद स्वामीनाथन के लिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन, स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग में से आपको इनमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके पैट के पेपर में। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो वर्गीस कुरियन के बारे में देख लेते हैं। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का या दूध उत्पादन का जनक कहा जाता है। कहाँ? भारत में। स्वामीनाथन के लिए देख लेते हैं। हरित क्रांति 1966-67 में इन्हें जनक कहा जाता है। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में देख लेते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में यदि पूछे तब आपका जवाब क्या होगा? अहमद स्वामीनाथन। और यदि विश्व में पूछे तो आपका जवाब होगा नॉर्मन बोरलॉग। और जहांगीर के बारे में देखते हैं। इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? ये तो प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए 44वें के संशोधन के बारे में देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। 66वां देखते हैं। 6 से 14 के वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। 101वां जीएसटी से संबंधित है जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और 103 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण के लिए संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? कमेंट करके आप लोग बताएं इसका जवाब सही जवाब क्या होगा। 2 प्रश्न अभी तक आपको बता चुके हैं जिनका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। अब प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य वर्तमान में कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। और इस क्लास में 25 प्रश्नों को लगाएंगे और जो 25 प्रश्न बचे हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और अगला है प्रश्न संख्या 24 है कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है? तो मूल आत्मा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रस्तावना के लिए, जिसे प्रेम्बल कहते हैं। और प्रश्न संख्या 24 का जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 25 का आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपका स्कोर क्या रहा था इन 25 प्रश्नों में? और यूपीट्रिपल पैट 2026 की तैयारी में आप लोग जुटे हैं। और इसी तरह की यदि आप क्लास पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने एसवीएस क्लासेस को अभी ज्वाइन या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस क्लास की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।